एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्क इशू के कारण। पुनः हम लोग लाइव सेशन में जुड़ते हैं बहुत जल्द। तो हम लोग बात कर रहे थे महामारी और मानव सभ्यता पे कि किस तरह से सदियों से कई वायरस ने, कई सारे महामारी ने इंसानी सभ्यता को तबाह किया, मानव सभ्यता को तबाह किया। और हम लोग एक एक करके देखें किस तरह से जो है वो शुरुआत से कई सारी महामारी फैले। दूसरी शताब्दी में एंटाइन प्लेग, 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ से बढ़ते बढ़ते हम लोग इतना हुआ कि हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि हर 100 सालों में महामारियां फैलती है। हर 100 सालों में महामारी क्यों इंसान सभ्यता पे कहर ढाती है। 1720 में जब प्लेग फैला था तो 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1860 में चाइना में, हांगकांग में सिल्क रूट होते हुए यह पूरी विश्व की को तबाह की। और 1889 तक प्लेग जो है वो भारत में तबाही मचाया और करीब इससे एक अनुमान है कि भारत में 1.25 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 1720 में फैला हुआ प्लेग वायरस का प्रभाव 1959 तक ये वायरस एक्टिव रहा। इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि उस समय की तकनीकी, उस समय की जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि इंसान तुरंत से इन पे काबू पा ले। 200-250 सालों तक एक एक महामारियों का प्रभाव रहता था। आज कोविड-19 महामारी जो है, जिसे WHO ने महामारी घोषित किया है, आज हम लोग कुछ ही दिनों में इससे अकता गए हैं। लेकिन उम्मीद है, बड़े बड़े वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि शायद हम लोग 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इस महामारी का वैक्सीन ढूंढ लेंगे। लेकिन आपको पता होगा इससे पहले कई महामारियां, कई वायरस आए जिसके वैक्सीन खोजने में 14 साल, 15 साल, दशकों लग गई, लेकिन वैक्सीन नहीं मिला। 1720 के बाद 1820 में कोलरा हैजा नामक महामारी फैली। जापान, भारत, बैंकॉक, ओमान, सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड में, कंबोडिया में फैली। फिर 1920 में स्पेनिश फ्लू का कहर। 1920 का जो स्पेनिश फ्लू का कहर है उसके बारे में हम लोग ये बात करें, एक्चुअली ये 1918 से ही फैल गई थी। 1918 में हुआ ये था कि विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे छिड़ गया था। और इस विश्व युद्ध में जो तमाम सैनिकें लड़ाई करने के लिए बाहर गई थी, वो जब अपने देशों में लौट रही थी तो अपने साथ महामारियां लेकर के आ रही थी। लोग का मूवमेंट हो रहा था, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, जिस कारण से जो है ये महामारी फैलने लगी। और तकरीबन 5 करोड़ से अधिक जाने इससे गई। और इसी मानवीय त्रासदी की सबसे बड़ी महामारी को सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी कहा जाता है, सबसे बड़ी होलोकास्ट कहा जाता है। 2020 का कोरोना तो अभी इसके मामले में बहुत ही कमज़ोर है। दोस्तों, 1918 की जो महामारी है उसके बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे कि किस तरह से 1918 का महामारी था वो इंसानी सभ्यता को वो नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, अभी जो स्पेनिश फ्लू का हम बात करेंगे, ये तकरीबन कई सारे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं इससे कि इसका जो मरने का जो रेट था, ये जो मरने का रेट था, इतना ज़्यादा अफेक्टेड था स्पेनिश फ्लू कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी विश्व के आबादी का 1/3 लोग मौत के काल में समा गए थे इस पेंडेमिक का इफेक्ट में। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो यंग लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग हो रहे थे, जिनमें जो इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है, ऐसे लोग इफेक्ट हो रहे थे। अमूमन 10% पेशेंट जो है इनसे डाइट कर रहे थे। यानी कि अगर 50 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं तो 10%, 5 करोड़ लोग जो हैं वो मर जाते थे 1918 में। इसका प्रभाव सीधे सीधे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि क्या कारण था। तो इस वायरस का प्रभाव जो था वो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, स्पेनिश फ्लू का कारण था। इसका ओरिजिन अमेरिका का एक मिडवेस्ट इलाका है जिधर बाइसन मीट पाया जाता है, वहां से शुरुआत माना गया। सैनिक लगभग यूरोप गए, यूरोप से पूरे विश्व में गए और धीरे धीरे हर जगह फैल गया था।
लेकिन एक शब्द आता है कि क्यों इसे स्पेनिश वायरस, इस वायरस को स्पेनिश वायरस कहा जाता है। स्पेन जो था वो प्रथम विश्व युद्ध में न्यूट्रल था, किन्हीं के तरफ नहीं था। अन्य देशों की जो मीडिया थी, वो अन्य देशों की मीडिया क्या थी, युद्ध होता था तो काफ़ी प्रतिबंध उन्हें था, वो वहाँ की खबर को वायरल नहीं करते थे। लेकिन स्पेन न्यूट्रल था। स्पेन ने सबसे पहले स्वीकारा, स्पेन ने सबसे पहले ये स्वीकार किया कि हाँ, एक वायरस जो है, एक फ्लू जो है, वो लोगों में महामारी के रूप में फैल रही है। और वहाँ के, इसलिए वहाँ के मीडिया ने, कई सारे BBC, लंदन वगैरह के मीडिया ने जो है, अमेरिकी मीडिया ने इसका नाम स्पेनिश फ्लू दिया। एक और भी कारण था कि एक स्पेन के जो राजा थे वो भी इससे संक्रमित हो गए थे, जिस कारण से इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू दिया गया था। इसका सबसे जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक का बात हम करेंगे कि इसका विशेषता क्या था, तो वो था कि युवा वर्ग सबसे ज़्यादा इस फ्लू से संक्रमित हो रहे थे और बहुत तेजी से फैल रहा था। 20 से 30 साल के युवा, 22 से 28-30 साल के युवा सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे और अधिक घातक के कारण थे। उस टाइम के जो सबसे ज़्यादा देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अधिक घातक के कारण क्या थे, तो हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई थी और एंटीबायोटिक की खोज नहीं होने के कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन जो था, निमोनिया वगैरह का प्रभाव हो जा रहा था, जिस कारण से कई लोग जो है बहुत ज़्यादा घातक ये सिद्ध हो रहा था। लेकिन आज कोविड-19 से पहले भी, उस टाइम भी, आज से 100 साल पहले भी, उस टाइम कई सारे एहतियात, कई सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए गए। हालांकि बहुत सारी वैश्विक संस्था, WHO जैसी संस्था, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था का उस समय स्थापना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उस समय कई सारे स्कूल, कॉलेजेस जो हैं वो शट डाउन कर दिए गए थे। कई सारे थिएटर, सिनेमा हॉल वो क्लोज्ड, बंद कर दिए गए थे। और जो यातायात, परिवहन, ट्रेवलिंग था वो पूरी तरह से कई शहरों में बैंड कर दिया गया था। इंसानों को थूकने पर, इंसानों को अपना कफ निकालने पर वो सख्त मनाही थी, यहाँ तक कि जुर्माना उसे भरना पड़ता था। कई जो इमारतें थी, कई जो सैन्य इमारतें थी, सैनिक छावनी थी, उन्हें अस्पताल के रूप में उन्हें बदलना पड़ा छावनी को, क्योंकि लोगों का इलाज करना था। कई सारे शहरें पूर्णतः लॉकडाउन कर दी गई। कई सारी जो सिविलियन थे, लोग थे, उन्हें मेडिकल ट्रेनिंग दिया गया कि आप जो हैं सो वो जब आम लोगों से, जब वहाँ के चिकित्सक लोगों से संभल नहीं पा रहा था ये बीमारी, तो आम सिविलियन को भी मेडिकल ट्रेनिंग दिया गया कि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। उसके बाद फिर मास्क का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक कह सकते हैं कि अभी हम लोग कई सारे एक सभ्य मानव के रूप में 21वीं शताब्दी में है, मास्क अभी सभी लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उस समय भी मास्क बनाने पर अत्यधिक जोर डाला गया था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखें कि कई सारा जो है इतिहास रहा है, लेकिन महामारी के इस इतिहास के बीच में हम लोग देखेंगे कि अन्य महामारियों की तुलना में जो आज की जो महामारी है कोरोना वायरस, वो कैसे कोरोना वायरस अन्य महामारियों से अलग है। तो दोस्तों, मैं फैक्ट पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि जो अन्य सभी महामारियां थी उससे कोरोना वायरस इसलिए अलग है, इसलिए इससे अलग है क्योंकि यह एक बिल्कुल नया वायरस है। इसे नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे भी बात करेंगे। और इस महामारी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महामारियों का प्रभाव क्या होता है, किस तरह से कोई भी महामारी जब आती है तो न सिर्फ सामाजिक स्तर पे बल्कि राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, हर एक मोर्चे पे, हर एक तबके को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि इस महामारियों का, कोरोना वायरस ही है, तो इस महामारी का जो है वो क्या प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। अन्य महामारियों को भी इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। चलेंगे, हम लोग बात ही कर रहे थे कि इतने सभ्य मानव सभ्यता जो आज अपने आप को सबसे आधुनिक और सबसे सभ्य मानव सभ्यता, सबसे होशियार और सबसे जानकार मानव सभ्यता कहती है, वो सदियों से एक वायरस के आगे क्यों लाचार हो जाती है, क्यों सदियों से कहर बरपा रहे वायरस के आगे इंसानी सभ्यता हर बार लाचार दिखाई देती है। कोविड-19 से पहले भी महामारी आई और मानव सभ्यता वायरस के कारण अनगिनत महामारियों का सामना करता रहा, फिर भी सबसे
होशियार, सबसे चालाक प्राणियों में से एक होमो सेपियंस जो मानव है, इकलौता जीव है जिनने सभी बाकी जानवरों को भी अपने आप में काबू कर लिया। सारी धरती उसके नियंत्रण में है। चांद पर भी जिसने कदम रख लिया, वो इंसान आज एक वायरस के सामने लाचार होता दिखाई पड़ रहा है, एक सूक्ष्म जीव के सामने लाचार होता दिखाई पड़ रहा है। यह कोई पहला वायरस नहीं है जब दुनिया इससे डरी है। इससे पहले भी हम पहले सेशन में बता चुके थे कि 5वीं-6वीं शताब्दी में आई प्लेग, 14वीं शताब्दी में आई प्लेग, और आज से अगर 19वीं शताब्दी में हम लोग चला जाएं तो स्मॉल पैक्स और इन्फ्लुएंजा, 20वीं शताब्दी में H1N1, स्पेनिश फ्लू, तमाम वायरस, HIV वायरस, हेपेटाइटिस, इबोला वायरस, निपाह वायरस, जिका वायरस, कई सारे वायरस जो हैं वो, इन तमाम वायरसों का प्रकोप इंसानी सभ्यता पर पड़ता रहा। तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की दुर्घटना, आपदा से पार लगाने वाला मानव सदियों से इतनी बड़ी संख्या में वायरस का शिकार एवं लाचार दिखा रहा है। इसे समझने के लिए हमको लगता है कि मनुष्य जो है वो वायरस को अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा है। वैसे हम लोग जब विज्ञान में पढ़ते हैं तो वायरस है क्या? वायरस सिर्फ एक सूक्ष्म जीव है। वायरस अर्थात विषाणु एक सूक्ष्म जीव जो जीवाणुओं से 40-50 गुना भी छोटा होता है, और अगर एक नमक के दाने से हम तुलना करें तो वो 10,000 गुना छोटा होता है। इतने छोटे होने के बावजूद भी एक वायरस जो है, इसके संक्रमण के इलाज को खोजना इतना कठिन क्यों हो जाता है, जिस कारण से मानव सभ्यता जो होती है हर बार लाचार हो जाती है। अगर हम बात करेंगे तो विषाणु वो हमारे शरीर के बाहर एकदम से डीएक्टिव होती है, निष्क्रिय होती है, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर में एक बार पहुंचती है तो हमारे शरीर का वो क्या होता है, पहुंचने के साथ ही हमारी कोशिकाओं में वो कुछ इस तरह से गुंथ जाती है कि उनका प्रोटीन और हमारा प्रोटीन एक बन जाता है, और हमारी ऐसे में वायरस को नष्ट करने के लिए जो दवाएं दी जाती है वो हमारी कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है, यानी शरीर के लिए वो नुकसानदेह साबित होता है। यानी कोई भी किसी भी प्रकार का जो वैक्सीन जो होता है, एंटीवायरस होता है, वो हमारे शरीर को, हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए भी नुकसानदेह साबित हो जाता है। इस वजह से किसी वायरस का इलाज करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी मानव सभ्यता इन सब से पार होती आई है। अगर हम बात करें तो इतने सारे विश्व युद्ध हुए, इतने तरह के तमाम नरसंहार हुए, और उन सब से भी ज़्यादा खतरनाक युद्ध से, विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक भारत में या वैश्विक स्तर पे महामारियां रही है। जब हम बात करेंगे तो विश्व में मानचित्र में कई सारी अनुपस्थितियां दर्ज है। यह जो अनुपस्थितियां हैं वो महामारी में बदल गई थी, महामारी में कन्वर्ट हो गई थी। कई सारे गांव जहां पे एक भी लोग नहीं बच पाए वो सारे अदृश्य हो गए थे। गांव में अक्सर हाँ अगर हम लोग जाते हैं तो अभी भी गांव में लोग जो हैं वो महामारियों को बोलते हैं महामारी। हमारे पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं महामारी, हैजा, चेचक आदि चीज़ों को महामारी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग भारतीय इतिहास का बात करेंगे, भारतीय इतिहास में देखेंगे तो 1870 से 1910 का जो कालखंड है वो महामारी और अकाल का कालखंड इसे बोला जाता है, क्योंकि इस दरमियान महामारी के साथ साथ अकाल ने भी इंसानी सभ्यताओं को तबाह किया। यानी अकाल के साथ साथ महामारी ने भी व्यापक जनसंहार किया, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों की मौत इन महामारियों ने भारतीय समाज की जो जनसंख्या है, विश्व की जो जनसंख्या है, उसमें भारी फेरबदल किया। और उन महामारियों के कारण भी हमारे गांव के हमारे अनेक मानचित्र गायब हुए। गोवा से अगर देखें, पंजाब में अगर हम लोग देखें, उत्तराखंड में देखें भारतीय समाज में, तो अनेक गांव जो हैं वो महामारी के कारण तबाह हो गए, खत्म हो गए। पहले जब युद्ध होता था दोस्तों, तो युद्ध के समय लोग जो होते थे वो पहाड़ों के पास या फिर जंगलों में जाकर के छिप जाते थे। युद्ध खत्म होने के बाद पुनः वो वापस गांव आते थे और बस जाते थे। किंतु एक महामारी जब आती है तो ऐसा नहीं कि महामारी से बच करके कहीं शरण लिया जा सकता है। ऐसे में दो ही रास्ते होते हैं कि अगर आपके भीतर की जो प्रतिरोधक क्षमता है या फिर स्वस्थ देसी जीवनचर्या है, इन दोनों से अगर चाहें तो आप अपने शरीर को बचा सकते हैं या चाहे तो आप खुद को बर्बाद कर सकते हैं। ये दो ही रास्ते इंसानों के पास बच जाते हैं। इसलिए
अन्य सभी महामारियों की तुलना में, युद्ध के तुलना में ये कोरोना वायरस उन लोगों से अलग है। क्योंकि अगर आपके शरीर के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप या तो महामारी के सुपुर्द हो जाइए, इस महामारी के काल के गाल में समा जाइए, या तो फिर बच जाइए। ये दो ही रास्ते बचते हैं। भारत ही नहीं, अगर हम विश्व के अन्य कई देशों में बात करें, अफ्रीकी देशों में जाएं, तो वहाँ की भी महामारी से गांव में समुदाय के समूल नाश हो गए। और आप देखेंगे अगर और भी अमेज़न के कई, चिली के कई सारे देशों में देखेंगे तो इबोला वायरस, स्मॉल पॉक्स जैसे वायरस से कई गांव मिट गए, कई जातीय समुदाय बर्बाद हो गए। हालांकि पहली विश्व युद्ध में अगर हम बात करें 1918-20 में जो विश्व युद्ध हुई थी, उस दरमियान में भी लोग मरे, लेकिन उस विश्व युद्ध के तुलना में उसी समय जो है सो लोग वायरस स्पेनिश फ्लू से ज़्यादा जब लोग मारे जा रहे थे। यानी कि आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से एक महामारी जो है वो इंसान को पूरी तरह से तबाह करती है। लेकिन फिर भी उस वक्त भले ही इतनी ज़्यादा मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, लोगों के लिए देशज रहन सहन ही था। लोग क्वारंटाइन भी होते थे तो देशज तरीके से होते थे। चिकित्सा पद्धति भी उतनी अच्छी नहीं थी। वो चिकित्सा पद्धति जो देशज चिकित्सा पद्धति थी, पूजा पाठ या लोक विश्वास, इन सभी का सहारा लेकर के जो है इन विपदाओं का सामना कर मानवीय सभ्यता यहाँ तक पहुँची है। तो हम कह सकते हैं कि महामारी यह हो या युद्ध हो, इंसान उससे उबर ही पाया है। दोस्तों, जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी चिकित्सा अभी भारत में या वैश्विक स्तर पे इतनी पूरी तरह से फैल भी नहीं पाई थी, उसी समय भारत के गांवों में फैल रहे प्लेग और महामारी, मलेरिया जैसी महामारी का मुकाबला करना पड़ा। ये देशज चिकित्सा, जो देसी चिकित्सा प्रणाली थी, महामारी से लड़ने में उस समय पता नहीं कितना सक्षम रही होगी। लेकिन आज जो मानव सभ्यता है वो इन्हीं आपदाओं से उबर कर निकल कर आया है। हालांकि इन सारे आपदाओं में, एक त्रासदी में हमने अपनी एक बहुत बड़ी आबादी खो दी, कई सारे गांव नस्तेनाबूद हो गए और वो हमारी मानचित्र से, हमारी स्मृतियों से गायब हो गई। किंतु महामारी से हमने बहुत कुछ सीखा। महामारी से हमने अपनी देशज जीवनचर्या और सीमित संसाधनों में भी अपने आप को जीना सीखा, अपने आप को ढालना सीखा। अगर हम बात करेंगे पहले की महामारी में और आज की नोवेल कोरोना वायरस की महामारी में फ़र्क क्या है, तो दोस्तों, जब पहले कोई महामारी होती थी, आज से पहले जब हम लोग कई गांवों में जब देखते हैं तो लोगों से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि पहले महामारियां होती थी, हम थे यूपी के लेकिन बिहार में बस गए। किसी एक गांव में महामारी होती थी, उस संपूर्ण समूल गांव को नाश करती थी और लोग को मजबूरन जो है सो उस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव जाकर के पलायन करना पड़ता था और वो वहीं पे बस जाते थे। यानी जो विस्थापन होता था वो एक तरह से कह सकते हैं अस्थायी विस्थापन होता था। लेकिन कोरोना उन लोगों से अलग है। उन महामारी से कोरोना इस मामले में अलग है कि कोरोना का विस्थापन अस्थायी विस्थापन है। जैसे ही कोरोना का ये जो हलचल है वो खत्म होगा, कोरोना का प्रभाव खत्म होगा, लोग पुनः वापस पटरी पे लौटेंगे, अर्थव्यवस्था पुनः वापस पटरी पे लौटेगी और लोग पुनः काम में लगेंगे और पुनः लोग जिस घर में थे, जहां बसे हुए थे, वहीं जा पाएंगे। इसका कारण ये है दोस्तों कि पुराने ज़माने में पलायन करना बहुत आसान था। अगर कहीं पे किसी को बसना होता था तो प्रशासन की वो डॉक्यूमेंटेशन, कागजात, ये भी नेटवर्क इशू के कारण बार बार वीडियो कट जा रहे थे। मेरे दोस्त जो भी इस बार अभी इस सेशन को ज्वाइनिंग करेंगे, नए लोग, वो इससे पहले 2-3 बार वीडियो कट गई थी, उस पुराने सेशन को देख लेंगे। हम लोग जहाँ तक उस सेशन में पहुँचे थे उससे आगे हम लोग चलेंगे। हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से जो है, किस प्रकार से अन्य महामारी में हुए विस्थापन की तुलना में कोरोना वायरस अलग है। क्योंकि अन्य महामारी का जो विस्थापन होता था, पलायन होता था, वो अस्थायी होता था। लोग एक गांव को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे और वहीं बस जाते थे। लेकिन आज कोरोना
संकट कालखंड में हमारे लाखों प्रवासी लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन हो रहे हैं, लेकिन वह अस्थायी पलायन है। पुनः जब सब ठीक हो जाएगा, कोरोना का हलचल समाप्त हो जाएगी, तो लोग पुनः अपने दौर पे वापस लौट जाएंगे, अर्थव्यवस्था फिर पुनः उसी तरह से चल जाएगी। तो हम लोग इस तरह से महामारी का प्रभाव देख रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि महामारी का प्रभाव एक एक स्तर पे हम लोग देखेंगे कि सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव होता है, इसी महामारी का राजनीतिक स्तर पे क्या प्रभाव होता है, वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव है, देशव्यापी क्षेत्रीय प्रभाव क्या है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सामाजिक राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज क्या हुआ है। पूरा समाज कोरोना कालखंड में घरों में दुबक गया है, घरों में कैद हो गई है, और पूरी समाज की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, चरमरा गई है। तो एक महामारी आई और इंसान को हर एक मोर्चे पे पीछे धकेल दिया। किस तरह से आप देख सकते हैं कि राजनीतिक बात आएगी तो संसद की बात हो या कोई राजनीतिक मीटिंग्स होती थी, सम्मेलन होती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर की सम्मेलन, इंसानों को सभी चीज़ों को अभी स्थगित किया गया। स्कूल, कॉलेजेस, धार्मिक स्थल जितने भी हैं, विश्वविद्यालय, सभी को हम लोगों ने अभी स्थगित किया और हम लोगों का स्वरूप बदल गया। जो हम लोग विद्यालय में जाकर के, विश्वविद्यालय में जाकर के, कॉलेजेस में जाकर के समूह में पढ़ते थे, आज हम लोगों को वो चीज़ समूह से हट करके एक जगह पढ़ना पड़ रहा है, हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है। तो एक प्रभाव जो है समाज पे इस तरह से डाला है। राजनीति जो है, कई सारे संसद जो हैं, लोग ऑफिस में जाकर के काम करते थे, आज लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ है, तो वर्क फ्रॉम होम भी होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो संसद की बात करेंगे तो संसद में भी यही हो रहा है कि जो काम, कई सारे नियमावली, कई सारे स्कीम, कई सारे योजना आज ऑनलाइन किए जा रहे हैं। सामाजिक स्तर पे कई सारे लोग एक्टिव हुए हैं। ये सब एक प्रभाव देखने को मिल रहा है, किस तरह से हम लोग को नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर पर्यावरण पे देखें कि पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है किसी महामारी का, तो आप देख सकते हैं पर्यावरण की आबो हवा, रंग पूरी तरह से बदल गई है। नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है। किस तरह से लोगों को आप देख सकते हैं कि जो जिसे भारत की नदियों को गंदी नाली कहा जाता था, वहाँ पे अब डॉल्फिन दिखने लगे हैं। एक ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कमी आई है। कुछ दिन पहले बीबीसी के एक रिपोर्ट में हम लोग देखे कि ओजोन छिद्र जो है, जो छिद्र हुआ था ओजोन लेयर में, उसमें भारी कमी आई है और वो छिद्र जो है पूरी तरह से अब बंद होने के कगार पे है। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इस तरह से कई सारे देख सकते हैं जीव जंतुओं पे, मनुष्यों पे, सभी तरह पे प्रभाव पड़े हैं। और हम लोग देख सकते हैं यही नहीं, न कि सिर्फ देशव्यापी और क्षेत्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पे यह प्रभाव पड़ा है कि पूरी जो वैश्विक ग्लोबलाइजेशन है, जो मोबिलाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, लोग एक जगह से दूसरे जगह आना बंद कर दिए हैं। कई सारे फ्लाइट्स, विमान, रेल सेवा जो सदियों से कई सारे महामारियों में बंद नहीं हुई थी, आज कोरोना संकट में इस कालखंड में बंद की गई है। तो इस तरह से कई सारे प्रभाव पड़े हैं। हम लोग अर्थव्यवस्था पे देखेंगे तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब जब महामारी आती है तो महामारी की लड़ाई में अर्थव्यवस्था तो चोट खाती ही है। 1918 का जब फ्लू फैला था तो वहाँ भी 1918 के फ्लू 1918 से आज हम लोग 2020 आके 102 साल बाद अगर हम देखें तो एक बार फिर से दुनिया वापस उसी जगह आकर खड़ी हो गई है। और हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 जो महामारी है उसके कारण हुए लॉकडाउन से वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। इस महामारी से लड़ने की तमाम कोशिशें पूरी दुनिया ने की, वो मौजूदा आर्थिक स्वास्थ्य तंत्र की खामियों को किस तरह से उजागर किया है। दोस्तों अगर हम देखें तो पहले ये महामारी इस कदर नहीं फैल पाती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आने की जो आवाजाही है, व्यापार करने की जो आवाजाही है, ढील है, इसके कारण दुनिया में एक सदी पहले की तुलना में तेजी से महामारी फैलने की सुविधा को बढ़ावा मिला है। आप देख सकते हैं कि आज मानव सभ्यता महामारी की अवधि में इतिहास द्वारा पढ़ाए गए जो आवश्यक पाठ था समय से अधिक तेजी गति से भले ही भूल गया हो, लेकिन अगर हम देखें कि
कोई भी शोध, बहुत सारे शोध हम लोग देखते हैं, तो उन शोध की बात करें तो हम लोग जो 1918 में जो महामारी हुई थी उसके असर को कम करने के लिए समय पूर्व कई सारे आक्रामक हस्तक्षेप ने जो है सो उस समय बहुत फायदा दिया था। न उस समय केवल मृत्यु दर को कम किया था बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी महामारी के जो प्रतिकूल जो प्रभाव हुए थे उसको भी कम किया था। दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि अगर महामारी तो है ही, महामारी से जो अर्थव्यवस्था पर जो परिणाम हो रहे हैं उसको अगर कंट्रोल करना है तो नियंत्रित करने के लिए अगर समय पूर्व अगर हम और आक्रामक तरीके से अगर कुछ काम करते हैं तो वो काम जो है वो आपदा के खत्म होने के बाद भी तेजी से हमें सुधार की प्रवृत्ति पाई जाती है। और ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भी कोई आपदा आएगी तो वैश्विक स्तर पे महामारी जो है ये अर्थव्यवस्था को किस तरह से घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है। आज जो है सो इसका असर देखने को मिल रहा है कि सारे सेक्टर जो हैं वो कारोबारी गतिविधियां सारी ठप हो गई है, जिससे निकट भविष्य में न सिर्फ हमें एक बहुत बड़े स्तर पे आर्थिक नुकसान बल्कि मंदी के भी आसार हमें दिख रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो कोविड-19 जो है वो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को घुटने पर लाने के लिए इस कदर मजबूत की है। हम लोग एक है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अगर अनुसार हम लोग देखें तो वैश्विक मंदी का प्रभाव देखने को मिलेगा। विश्व अर्थव्यवस्था में 2.5 से 3% का जो है वो नुकसान जो है का दावा EIU ने किया है। लगभग विश्व की आज सभी जो है प्रमुख अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे हो गई है इस महामारी ने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अनुसार अगर हम देखें तो भारत का भी जो विकास दर है वो 5.8 से घट करके 1.9 तक अनुमान किया गया है। यहाँ तक कि कई बार ये भी अनुमानित की गई है कि अगर यही रही तो अर्थव्यवस्था जो है वो GDP की दर जो है वो शून्य स्तर पे भी पहुंच सकती है। दोस्तों, हुआ ये है कि आज हम लोग काम करने की जो प्रवृत्ति है वर्क फ्रॉम होम, नो ट्रेवल फिलोसफी, हम लोग को ट्रेवल नहीं करना है। इससे क्या है, पर्यटन क्षेत्र को भी काफी नुकसान हुआ है। अब लोग टहलेंगे नहीं तो पर्यटन क्षेत्र को भी काफी नुकसान हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें कि सभी क्षेत्रों पे जो है वो काफी प्रतिकूल असर पड़ा है। वो रियल एस्टेट हो उसमें भी खरीद लेन देन में नुकसान हुआ है, सर्विस सेक्टर के जो उसमें नुकसान हुआ है, खनन के सेक्टर के हो उसमें नुकसान हुआ है, गैस पानी हो, सप्लाई हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, हर जगह मंदा का असर दिख रहा है। होटल पूर्ण रूप से बंद है, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन बंद हैं, संचार बंद है, कम्युनिकेशन व्यापार बंद है, कृषि में प्रभाव पड़ रहा है, मत्स्य पालन में प्रभाव पड़ रहा है। यानी प्राथमिक सेक्टर से लेकर के द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर, हर सेक्टर के क्षेत्र को हर एक कारोबारी को यह महामारी जो है प्रभावित कर रही है, रक्षा को प्रभावित कर रही है, लोक प्रशासन को प्रभावित कर रही है। संभवतः पूरी मानव सभ्यता को आज जो है वो घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर दी है इस महामारी ने। तो क्यों इस महामारी के सामने इंसानी सभ्यता जो है, मानव सभ्यता जो है वो हर एक बार लाचार हो जाती है। तो हम लोग कैसे इस महामारी को हम लोग रोकें? इस स्तर पे अगर महामारी होती है तो ऐसे स्तर पे महामारी से हम लोग कैसे बचें, कैसे हम लोग इस स्तर पे महामारी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों, अगर हम देखें तो इस महामारी को रोकने के लिए 3 तरीका हो सकता है कि जब यहाँ के हमारे साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन किया था तो महामारी के पूर्व, इस महामारी के दौरान और महामारी के बाद भी हम लोग कई सारे कार्य करके इनसे हम लोग इस संकट से कुछ ना कुछ निजात पा सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस दरमियान सरकार की क्या भूमिका रही है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही है, गवर्नमेंट की क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य सुविधा पे। गवर्नमेंट जोर दे रही है और जोर देना भी चाहिए। हमारे देशों में जो है वो स्वास्थ्य सुविधा सबसे बेहद कमजोर है, जबकि इटली, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो देश हैं ये विश्व के सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं इंडेक्स में सबसे नंबर 1 और 2 नंबर पे आते हैं। वहीं भारत जो है 100 से भी बाहर है। तो सरकार को चाहिए सबसे पहले इस स्तर पे स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दे। क्वारंटाइन सेंटर हो, आइसोलेशन वार्ड हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर, नर्स, PPE किट हो, ये सारे लोग जो मास्क है, सैनिटाइजर है, इस सभी चीज़ों को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जांच में तेजी लाए और जांच सबसे पहले प्राथमिकता ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो छूत की बीमारी है इससे जितने अधिक जांच होगी उतना ही
तेजी से लोगों के बारे में, हमें संक्रमित लोगों के बारे में पता चल पाएगा। सरकार को अफवाहों पे लगाम लगाना चाहिए। सरकारों को एक इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि ये युद्ध स्तर पे एक तैयारी हो, जो युद्ध स्तर से पहले हम लोग एक तैयारी करते हैं, महामारी से भी निपटने के लिए हमें उसी प्रकार की तैयारी करेगी। सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी विश्व को अभी सबसे पहले इसके वैक्सीन पे जोर देना चाहिए, इसके टीके पे जोर देना चाहिए, क्योंकि यह वायरस जो है अभी खत्म नहीं होने जा रहा है। HIV वायरस, मलेरिया, प्लेग, ये सब वायरस जो है हम लोग के साथ हैं। पहले जब ये आए थे तो यह एक महामारी के रूप में थे, और यह सब महामारी हमारी तरफ से खत्म नहीं हो गई है। अभी भी HIV वायरस है, अभी भी मलेरिया है, प्लेग है, चेचक है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ जी रहे हैं। तो हमें भी अब कोरोना के साथ ही जीना होगा। तो जब तक सरकार इस वैक्सीन का खोज न कर ले, हमें जो सरकार के निर्देश है उनका पालन करना होगा। सरकार को उसके बाद चिकित्सा संसाधनों को व्यवस्थित करना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो हमारे देश के ऐसे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, 70%, 60% लोग जो गरीब तबके में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उसमें से भी एक वर्ग जो मजदूर वर्ग हैं, रोज कमाने खाने वाले, ठेले चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं, उन्हें तत्काल मदद करना है। सरकार को उन्हें तत्काल सरकार को धन मुहैया करानी है, क्योंकि उन्हें आज पैसे की जरूरत है। अगर सरकार उन्हें कोई स्कीम ला करके बड़े दावे करेगी तो जो लोग रोड पे चल रहे हैं, सड़कों पे ठोकरे खा रहे हैं, वो उस स्कीम से तत्काल राहत नहीं पा सकेंगे, बल्कि उन्हें तत्काल अभी राहत चाहिए, उन्हें अभी पैसे की जरूरत है, ताकि वे अपने जरूरत की चीजें हैं जो है वो खरीद सके, और बाजार में भी मांग बनी रहे, बाजार में आपूर्ति और मांग दोनों का जो समन्वय संतुलन है वो बना रहे। इसके अलावा सरकार को समय समय पर जनता से संवाद करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है जनता का, किन क्षेत्रों में कमी आ रही है, इन क्षेत्रों को भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकार को ये भी प्रयास करना चाहिए कि जितने भी केंद्रीय स्तर के बैंक हैं, उन्हें उद्यमों को, जो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप है, उन्हें ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि इस तरह से सरकार बहुत सारे काम भी किए हैं। कुछ दिन पहले जो है वो वित्त मंत्री ने 1.7 करोड़ लाख के पैकेज घोषित किए थे, और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। तो इस तरह से ये कई सारे जो हैं राहत के काम सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी महामारी जो वैश्विक स्तर पे फैली रहती है, जो देश स्तर पे फैली रहती है, जहाँ के विश्व के जो है सो इतनी बड़ी आबादी प्रभावित होती है, तो सिर्फ सरकार स्तर पे इसे निपट नहीं सकते हैं। इन्हें हमें सभी लोगों को भूमिका होनी चाहिए। ऐसे स्तर पे कई सारे NGO जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं, कई सारे सोशल वर्कर हैं, उनकी भूमिका को आगे आना चाहिए। हम लोग देख भी रहे हैं कि कई सारे NGO, कई सारे सोशल वर्क लगातार लोगों के संपर्क में हैं, लोगों को खाने दे रहे हैं, लोगों के साथ जो है सो मिल करके उन्हें राशन पहुंचा रहे हैं, रसद पहुंचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो NGO की ये भूमिका दिखती है, सोशल वर्कर की ये भूमिका दिखती है, उन्हें और स्तर से आगे आनी चाहिए। यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सरकार के राहत कोष में दान कर रहे हैं, उन्हें भी आगे आनी चाहिए। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, उन्हें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक दायित्व है, उन्हें जब वो समाज से इतना कुछ लेते हैं तो उन्हें ऐसे मौके में समाज को और देश को देने के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें उनकी भूमिका अभी होती है कि वो आगे आए, लोगों को मदद करें। एलिट क्लास के लोग जो वाकई में अगर कहा जाए तो इस बीमारी को फैलाने में एलिट क्लास के लोग जो विश्व के कई सारे भागों में फैले हुए थे, वो आए, उन्होंने इस बीमारी को लाया, और एक लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को लोगों को जो सबसे ज़्यादा ये चीज़ झेलना पड़ रहा है, तो एलिट क्लास लोगों की ये भूमिका होनी चाहिए कि ऐसे में समाज के लोगों से बाहर आएं और लोगों को मदद करें, उन लोगों के साथ उनसे जुड़ें, और लोगों को उनको हर एक स्तर पे जैसी हो सके, चाहे वो भोजन पहुंचाने की राशि हो, धन मुहैया कराने की राशि हो, लोगों के साथ आपसी तालमेल और समन्वय की बात हो, उन्हें मिलकर काम करनी चाहिए। एक लोअर वर्ग जो सबसे निम्न स्तर के लोग हैं, उनकी भी ये भूमिका होती है कि सरकार के निर्देशों का पालन करे। कॉमन आम आदमी क्या करे ऐसे टाइम में? आम आदमी क्या करे? आम आदमी जो है वो सरकार का साथ दे, प्रशासन का साथ दे। प्रशासन की जो भूमिका है, प्रशासन जिस स्तर पे लोगों को मदद कर रही है, आम आदमी उनके निर्देशों का पालन करे।
प्रशासन भी उनके प्रति जो है संवेदनी की भावना दिखाते हुए, सिंपैथी पूर्वक लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए मदद करे। इस प्रकार से देखते हैं जब सभी वर्ग हम लोग एक दूसरे से आएंगे, मिलेंगे, तो जब इंसान कई सारे वैश्विक महामारियां जो ऐतिहासिक रूप से है उनसे जब पार पा ली है, तो कोरोना वायरस जैसी महामारी से भी पार पाई जा सकती है। इसके लिए हम लोग करना क्या होगा? आम लोगों को सबसे पहले प्रशासन का सहयोग करना होगा। सहयोग में क्या है? सहयोग में जितने भी सरकारी निर्देश हैं उन्हें हमें पालन करना होगा। हमें लोगों को सरकार के प्रति समर्पण, तालमेल दिखाना होगा। हमें समर्पण दिखाना होगा अपने देश के प्रति। अभी कई सारे लोग बोलते हैं कि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। भाई साहब, जो कई लोग समाज के लोग, जो देश के लोग, जो आर्मी में, सेना में जो वहाँ पे बिता रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप घरों में बिताइए, घर में बैठिए, बेवजह यहाँ वहाँ घूमें नहीं, सभी नियमों का पालन करें। ये सब चीज़ आप लोगों को पता होगा। और जो सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक दूरी और फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। हालांकि दोस्तों, जब पेट में, आंत में जब भूख लगती है तो मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी जैसे शब्द जो हैं वो दूसरी दुनिया के शब्द लगते हैं। फिर भी ऐसी महामारी में हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें सामाजिक दूरी हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, प्रयास करना हो। इन सबों को हम लोगों को अपनाना होगा, अपनी जीवन शैली में लाना ही होगा। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हो, नए जनरेशन हो, जो बच्चे जन्म ले, जो स्कूल जाए, यूनिफॉर्म जाए, उनको यूनिफॉर्म का मास्क जो हो, एक यूनिफॉर्म का मतलब कि आवश्यक वस्तु में आ जाए। जो नए बच्चे जन्म लें उन्हें मास्क के साथ जीना पड़े, मास्क के साथ चलना पड़े, ऐसा हो सकता है। हम लोग प्रयास करें कि हम लोग अपने देशज पद्धति को अपनाएं। जो हम लोगों की जो पुरानी पद्धति है, फालतू के जो रिसोर्सेज का दोहन है, उनको हम लोग बंद करें। इसके अलावा प्रकृति के साथ हम लोग तालमेल करके चलें, क्योंकि हम लोग प्रकृति ने भी हमें सबक सिखाया है और हमें प्रकृति के साथ चलना ही होगा। हम लोग को साथ कोरोना के साथ जीना होगा। ये हम लोगों का एक तरह से देख सकते हैं कि इस तरह की कई सारे नियमों का हम लोग पालन करेंगे, तब जाकर के हम लोग जो हैं वो महामारी जैसी चीज़ों से उबर पाएंगे। हालांकि दोस्तों, इसका एक बहुत फ़ायदा भी देखने को मिला है। वैश्विक स्तर पे हम लोग देखें तो इसका एक बहुत फ़ायदा हम लोग को ये देखने को मिला है कि दोस्तों, पर्यावरण हो, कोई भी आबो हवा हो, सबों में बहुत एक सुधार हम लोगों को देखने को मिला है। कोरोना ने जो हम लोगों को सबक दिया है कि किस तरह से सड़कों पे सन्नाटा हो गई, दफ्तरों में, कारखानों में, सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, सभी जगह पे सन्नाटे पड़ गए, सभी जगह पे ताले लग गए। यानी एक मानवीय जीवन में जो ठहराव आ गया। लेकिन इन ठहराव के बीच, इन निर्जनता के बीच प्रकृति की एक ताजगी महसूस हुई, प्रकृति में एक ताजगी आई। ये हम लोगों के बीच एक सबक है कि हम लोग किस तरह से प्रकृति के साथ चलें और प्रकृति का हम लोग जो है वो इज्जत करें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग WHO की एक रिपोर्ट को मानेंगे तो क्या है कि इंसान जब लॉकडाउन से पहले जब दुनिया चल रही थी, जब रफ्तार की दुनिया थी, तो हर साल दुनिया में तकरीबन मरने वाली की संख्या जो थी 23% प्रदूषण से हो जाती थी। अगर हर वर्ष जो है सो पानी पीने से 35 दूषित पानी पीने से 35 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती थी। ये सोच के देखिए कि एक साल में 35 लाख से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से हो जाते थे और वायु प्रदूषण से 70 लाख से ज्यादा मौतें हो जाती थी। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है। उसकी तुलना में अगर हम लोग देखें तो ये जो कोरोना से जो महामारी है, इससे ये महामारी से होने वाली मौत है ये बहुत कम है। कोविड-19 की से अगर मरने वालों की संख्या अगर बढ़ करके बेशक करोड़ों में पहुंच जाए, फिर भी जो है प्रदूषण से जो हो रही थी मौतें, उसकी मृत्यु दर की तुलना में ये बिल्कुल नगण्य होगी, नेग्लिजिबल होगी। पूरी दुनिया में सिर्फ 7% जो मौत होती है, 7% मौत होती है, वो वायु प्रदूषण के कारण होती है। और जल जनित जल से जो रोग होते हैं, जल से जो बीमारी उत्पन्न होती है, उससे पूरी दुनिया की 22% आबादी प्रत्येक साल मौत के कगार में चली जाती है।
तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति का एक सिद्धांत है दोस्तों कि हमें प्रकृति का, चाहे वायु हो चाहे जल हो, हमें सभी का क्या है कि उनका हमें संसाधनों का बचाव करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का एक ये सिद्धांत है कि जल की उपलब्धता जितनी ही कम रहेगी जल उतना ही प्रदूषित होगा। ये नियम है। अगर जल ज्यादा रहेगा तो प्रदूषण भी कम, जल की प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि जल की उपलब्धता कम है तो जल उतनी ही ज्यादा प्रदूषित होगी। तो हमें इन चीजों पे जोर देना चाहिए। ये जो हवा पानी जो इतना स्वच्छ हुआ है, जो इंसान को पहले सपने जैसा लगता था, ये सब एक कोरोना का ही सबक है कि हम कई सारे जलवायु सम्मेलन करते हैं, कई सारे वैश्विक शिखर सम्मेलन करते हैं जलवायु को कंट्रोल करने के लिए, जलवायु में होने वाली इन घटनाओं को निपटने के लिए। लेकिन आज एक हमारे प्रकृति के बीच ही उपजे एक वायरस ने इन सबों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा जो है सो जो हम लोग सपने में नहीं सोचते थे वो एक वायरस ने करके दिखाया है। तो कह सकते हैं कि किस तरह से अमानवीय जो अनावश्यक रूप से मानवीय हस्तक्षेप थी वो इन जहरीली हवाओं में बदलाव लेकर के आया और पर्यावरण में पूरी तरह से बदलाव आया। हमारे कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी कमी आई, ओजोन छिद्र की बात हम लोग कर रहे थे उसमें काफ़ी कमी आई, नदियों का जल पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है। आज नदियों में जो दूषित जल था वो स्वच्छ हो गए हैं और वहाँ पे उस नदियों में जो है सो डॉल्फिन जैसे कई जलीय जीव देखते हैं, हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि कई सारे जंगली जीव जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को एक पता चला है कि जो हम लोग यहाँ पे थे। और भी चीज़ है, नासा के अनुसार अगर हम लोग देखें कि प्रदूषण में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है सो सांस लेने लायक दिल्ली की आबो हवा हो गई है। पंजाब से अभी एक रिपोर्ट हम लोग कुछ दिन पढ़ रहे थे कि धौलाधर पर्वत जो है वो पंजाब की श्रेणी से धौलाधर पर्वत दिख रहा है। सड़कों पर जीवन जो है सो जीवन जीने लायक हो गई है। ध्वनि प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है, वायु प्रदूषण जल प्रदूषण में काफ़ी कमी आई है। लोग जो है वो जो है सो कम संसाधनों में जीना सीख गए हैं। बिजली की मांग में काफ़ी कमी आई है। इस तरह से देख सकते हैं कि रासायनिक उर्वरक खाद ये सब सारी चीज़ों में कमी आई है। ये हमें सीख देता है कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना है, बल्कि हमें प्रकृति के साथ जीना है और प्रकृति की इज्जत करके जीना है, क्योंकि मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर मालिक नहीं बल्कि एक किराएदार के रूप में है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है सो अब आगे हम लोगों की क्या है एक भूमिका होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग प्रकृति के साथ तालमेल समन्वय और समर्पण के साथ जिएंगे, तब जाकर के जो है सो महामारी जैसी कई वैश्विक महामारियों से अगर मनुष्य छुटकारा पाया है तो इससे भी छुटकारा जरूर पाएंगे। कोरोना के बाद का जो दुनिया कैसा होगा इस पे हम लोग भी एक लाइव सेशन लेकर के आएंगे। दोस्तों अभी फिलहाल आप अपने आसपास जो है जितने भी नियम हैं, सरकारी नियम हैं, उनका पालन करें। कहीं भी अनावश्यक रूप से आप घूमें नहीं। हर एक लोगों की प्रयास हो कि लोगों की मदद करें, घर पर रहें, आप बाहरी लोगों से मिलने में परहेज करें। आप ऐसे मौके में जो है सो अगर मिलते हैं किन्हीं से तो वो सरकार का जो निर्देश है 2 गज की दूरी का पालन करना हो वो करें। आप चाहें तो किसी जो है आवश्यकता पड़ने पर जो है सो किसी तरह से भीड़ में जाएं, अन्यथा भीड़ में ना जाएं। अपने मोबाइल वगैरह को न्यूज़ के रूप में हमेशा एक्टिव रखें। हाँ, आप घर में अगर पड़े हुए हैं तो योग करें, व्यायाम करें। इन सब